था म्यूजियम मैप ऑफ इंडिया का विजनरी कंसेप्ट। पीएम मोदी ने किया ऐतिहासिक संवाद शताब्दी समारोह का उद्घाटन। वाराणसी में सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक, सीएम योगी बने मेजबान। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक, 4 राज्यों के सीएम बैठक में रहे मौजूद। गाजीपुर दौरे से पहले सीएम योगी का पोस्ट लिखा, लाहौरी काशी को मिल रही नई ऊर्जा तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिल रही उड़ान। विकसित भारत का विकसित यूपी हमारा संकल्प का किया दावा। बाबा के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम ने की पूजा अर्चना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जलाभिषेक। पूजा अर्चना के बाद मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हुए शामिल। सपा नेताओं के निष्कासन पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बोले अपने ही नेताओं पर जुल्म कर रही सपा, भाजपा करती है सबका सम्मान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि रक्षा आवश्यकताओं के लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसका प्रभाव देखा है। हमारी सेनाओं ने मेड इन इंडिया हथियारों की मदद से 22 मिनट में दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि कैसे 100 साल पहले वो मुलाकात सामाजिक समरसता के लिए, विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्यों के लिए आज भी ऊर्जा के स्रोत की तरह है। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। साल पहले हुई वो मुलाकात सामाजिक समरसता के लिए, विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्यों के लिए आज भी ऊर्जा के बड़े स्रोत की तरह है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं श्री नारायण गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं गांधी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दे रहा है, आप देखिए, अभी हाल ही में हमने विश्व योग दिवस मनाया। इस बार योग दिवस की थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक धरती एक स्वास्थ्य। इसके पहले भी भारत ने विश्व कल्याण के लिए वन वर्ल्ड वन हेल्थ जैसे इनिशिएटिव शुरू किया है। आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड जैसे ग्लोबल मूवमेंट को भी लीड कर रहा है। आपको याद होगा 2023 में भारत ने जब G20 समिट को होस्ट किया था, हमने उसकी भी थीम रखी थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हमारे इन प्रयासों में भाई बहनों, श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। जो लोग देश और समाज की सेवा के संकल्प पर काम करते हैं, श्री नारायण गुरु उनके लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। आप सभी जानते हैं कि समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग से मेरा किस तरह का नाता है, और इसलिए आज भी मैं जब समाज के शोषित, वंचित वर्ग के लिए बड़े निर्णय लेता हूं, तो मैं गुरुदेव को जरूर याद करता हूं। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। हाल में
दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, काशी में सेंट्रल जोनल काउंसिल बैठक को लेकर खबर है, जहां 25वीं बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम इस बैठक में मौजूद हैं। कानून व्यवस्था से लेकर बुनियादी ढांचे और विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई है। नीति आयोग के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हैं और इस बैठक को लेकर सभी ये इंतजार कर रहे हैं कि प्रेस ब्रीफिंग जब होगी तो क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो इस बैठक में लिए गए हैं वो सामने रखे जाएंगे, टेबल किए जाएंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 25वीं बैठक की अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर कर रहे हैं। आज उनके काशी दौरे का दूसरा दिन है और आज जो बैठक चल रही है उसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम धामी, विष्णुदेव साय और इसी के साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव इस बैठक में मौजूद हैं। और इस मौके पर क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होती है उसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होती है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर विकास का मुद्दा हो। इस बीच उत्तर प्रदेश में विकास के मद्देनजर क्या कुछ अहम फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे और वो लोगों को बताए जाएंगे प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, इसी का सब इंतजार कर रहे हैं। और जब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे तो उनके आगमन को लेकर यहां पर पहले से तैयारियां की गई थी और आज इस बैठक से पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है काशी कॉरिडोर पहुंचे थे और इसी के साथ संकट मोचन हनुमान मंदिर भी वो गए, जहां पर पूजा अर्चना उन्होंने की थी। और जब से ये बैठक शुरू हुई है तब से लगातार लोगों की ओर से इंतजार किया जा रहा है कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि इस बार मेजबानी के लिए उत्तर प्रदेश को चुना गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की मेजबानी कर रहे हैं और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री की मौजूदगी, यानी काफी ज्यादा अहम ये बैठक है। सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक, जहां पर सीएम योगी इसके मेजबान बने हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। 4 राज्यों के सीएम, जैसे कि हमने आपको बताया, इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम विष्णुदेव साय, सीएम मोहन यादव, सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद हैं। और इस बैठक में कानून व्यवस्था से लेकर विकास के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जैसे कि हमने आपको बताया है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो ये बैठक है इसमें कई सारे महत्वपूर्ण फैसले जो हैं लिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो कि बिना केंद्र की सहायता के राज्य में नहीं सुलझ सकते हैं। इसमें राज्य में संपत्ति से लेकर पानी या सीमा विवाद जैसे मुद्दे शामिल होते हैं अक्सर, लेकिन इस बार वाराणसी के नदेसर स्थित एक होटल में ये बैठक हो रही है। और इस बैठक में ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब वाराणसी में क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित हो रही है, यानी पहली बार काशी में ये बैठक हो रही, वाराणसी में ये बैठक हो रही है। तो ये भी इस बैठक को और ज्यादा खास बना देती है, क्योंकि बैठक से पहले भी पूजा अर्चना हमने देखी है, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो या उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह हो, वो भी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। और अब इंतजार है इस बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया है कि कई सारे अहम मुद्दे हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा हो और इसी के साथ यूपी के हस्तशिल्प को जीआई टैग देने की बात भी कही जा रही है। तो देखना होगा उस संबंध में भी क्या कुछ फैसला यहां पर लिया जाता है। फिलहाल इंतजार इसी का कि काशी में जो ये बैठक चल रही है 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक है और ये पहली बार राजधानी से बाहर हो रही है, यानी लखनऊ में अक्सर ये बैठक होती है, लेकिन राजधानी से बाहर वाराणसी में इस बार ये बैठक आयोजित हो रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई। मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धा और आस्था के साथ दर्शन कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का किस तरीके से अध्यात्म से लगाव है। और पहली तस्वीर काशी विश्वनाथ से तो वहीं दूसरी तस्वीर है संकट मोचन हनुमान मंदिर की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी में संभावित शामिल होने वाले पार्टी से निष्कासित 3 विधायकों पर चुटीला बयान दिया है। बता दें कि कारोबारी नेताओं पर भी बिना नाम लिए उन्होंने निशाना साधा है। जो खुद को बड़ा व्यापारी समझते हैं असल में राजनीति की बोली लगाते हैं। ये बयान उनकी ओर से दिया गया है। टाला जा रहा था कि अभी आप समाजवादी पार्टी के हैं और अगर आप मंत्री बनाए जाएंगे तो आपको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, चुनाव दोबारा होगा, बाई इलेक्शन होगा। तो आप समझिए उनका टेक्निकल इश्यू मैंने खत्म कर दिया, अब वो मंत्री बन सकते हैं। अब आप पूछोगे कि 3 निकाले और क्यों नहीं निकाले? मंत्री सबको बनना था, सबको आश्वासन था, पैकेज क्या मिला उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। किसी के नाम में ही पैकेज हो तो सोचो कितना पैकेज देगा। सेठ, जो सेठ हो उस पर कुछ भी हो सकता है, तो पैकेज नाम में ही पैकेज है तो सोचो कितना बड़ा पैकेज मिल सकता है किसी को। तो जो टेक्निकल इशू था वो रिजॉल्व। बाकी बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास गठन के विरोध में सेवायत गोस्वामियों और स्थानीय व्यापारियों को अब समाजवादी पार्टी का भी साथ मिला है। सपा सुप्रीमो के निर्देश पर राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने मंदिर प्रांगण पहुंचकर आंदोलनरत पक्षों को समर्थन देने की घोषणा में कहा कि सरकार की योजना आस्था और परंपरा पर सीधा हमला है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कल मुरादाबाद आएंगे। देश के पहले संविधान साहित्य पार्क का उद्घाटन उनके हाथों होगा। नगर निगम के बुलावे पर लोकसभा स्पीकर जो है वो पहुंचेंगे। पार्क में देश के पूर्व बड़े नेताओं की मूर्तियां यहां पर लगाई गई हैं। नगर निगम के बुलावे पर लोकसभा स्पीकर का आगमन होगा। पार्क में जो देश के पूर्व बड़े नेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं, इस पार्क का उद्घाटन करेंगे लोकसभा स्पीकर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुरादाबाद दौरा लोकसभा स्पीकर का रहने वाला है। देश के पहले संविधान साहित्य पार्क का वो उद्घाटन करने वाले हैं और नगर निगम के बुलावे पर लोकसभा स्पीकर का आगमन होगा और उनके आगमन से पहले तैयारियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। नगर निगम के बुलावे पर लोकसभा स्पीकर का आगमन यहाँ पर होगा। आपको बता दें कि पार्क में कई सारे पूर्व नेताओं की तस्वीरें जो है लगाई गई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अब्बास अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई है और हेट स्पीच मामले में सुनवाई को टाल दिया गया है। अब 26 जून को मामले में सुनवाई होगी, यानी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। मऊ फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब्बास की पेशी हुई और सजा पर फैसला सुना सकती है कोर्ट, ये बताया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब्बास अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई है और इसी के साथ हेट स्पीच मामले में सुनवाई को टाल दिया गया है। अब 26 जून को होगी मामले में सुनवाई और मऊ फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब्बास की पेशी हुई है। सजा पर फैसला सुना सकती है कोर्ट।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से देश भर में पहली बार शुरू की गई है नव्या योजना का भव्य शुभारंभ हुआ है और इस योजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने संयुक्त रूप से किया है। नव्या योजना का उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को आत्मविश्वास, जीवन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत लड़कियों को हेल्थ, हाइजीन, डिजिटल साक्षरता और आत्मरक्षा और करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि ये पहल ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की किशोरियों को नई दिशा और नई पहचान भी दिलाएगी। तो वहीं मंत्री सावित्री ठाकुर ने योजना को बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से जुड़ी खबर है, जहां उन्होंने कहा कि भारत के निर्यात और औद्योगिक विकास को गति देने में वित्तीय उपलब्धता और सुगमता की अहम भूमिका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि समय पर और सस्ती दरों पर वित्त न मिले तो न केवल उत्पादन बल्कि निर्यात क्षेत्र भी प्रभावित होता है। उन्होंने बताया कि बीते 2 वर्षों में देश के बैंकिंग क्षेत्र में दोहरे अंकों की ऋण वृद्धि दर्ज की गई है। विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वितरण में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है, ये बात उन्होंने कही। निर्यात और औद्योगिक विकास में फाइनेंस की उपलब्धता और सुगमता एक अहम कारक है। निर्यात क्षमता बढ़ाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समय पर और सस्ती दरों पर फाइनेंस न मिले तो उत्पाद और निर्यात दोनों में कठिनाइयां आती हैं। पिछले 2 वर्षों से बैंकिंग सेक्टर में डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ दर्ज की गई है। इसके साथ ही औद्योगिक ऋण भी बढ़े हैं। विशेष रूप से इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल और टेक्सटाइल्स जैसे हाई वैल्यू एडेड सेक्टर में बैंक ऋण में वृद्धि हुई है। इसका अर्थ ये भी है कि उद्योगों को अब बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हो रहा है और इससे उत्पादन और निर्यात भी बढ़े हैं। हाल ही के इन वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र में भी बैंक ऋण में वृद्धि हुई है। आंकड़ों में देखें तो 2024-25 में शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एमएसएमईज को दिया गया ऋण करीब 32 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और 23-24 से 24-25 में अगर देखें तो एमएसएमईज को दिए गए ऋणों का लगभग औसत 14% ग्रोथ के साथ की गई है। रामपुर में चल रहा अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान सड़क चौड़ीकरण कार्य के चलते हटाई मस्जिद यहां पर गई है और प्रशासन ने मस्जिद पर बुलडोजर चलाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मदरसा और मजार के बाद मस्जिद भी यहां पर ढहाई गई है। दुकानों पर भी बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप था, जिसके चलते यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई। सड़क चौड़ीकरण के चलते ये कार्रवाई यहां पर की गई है। प्रशासन ने मस्जिद पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की है और इसी के साथ मजार पर भी यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। रामपुर में अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था और उसी के मद्देनजर यहाँ पर सड़क चौड़ी करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। मदरसा और मजार के बाद मस्जिद भी यहाँ पर ढहाई गई है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध कब्जा यहाँ पर किया हुआ था, जिसके चलते प्रशासन का बुलडोजर यहां पर गरजता हुआ नजर आया और अवैध अतिक्रमण को ढहाने का काम यहां पर किया गया है। मदरसा और मजार के बाद मस्जिद पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला है और किसी भी हालात में जो है अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के तहत यहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और देखिए किस तरीके से यहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जिस तरीके से बताया ये भी गया है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए यहाँ अभी तक 2.5 फीट दरगाह को सरका दिया गया है। शाम तक 10-11 फीट के लगभग सरक जाएगी, जितनी हमें सरकानी है। फिर उसके बाद बाई साइड ये 30 फुट सरकेगी। इसके नीचे 2-4 की चैनल डाल के और उसमें पहिए लगा के, रिवड़ू लगा के तब इसको सरकाया जा रहा है जैक द्वारा, 3 जैक लगा के। ये 10-12 लेबर काम कर रही है। कुछ लखीमपुर की है, कुछ यहाँ लोकल की है, कुछ रुड़की की है। हम रुड़की के रहने वाले हैं। ये करीब 2 घंटे, ये शाम को 6 बजे तक। इसी से रह जाता है तो नहीं, पूरा हो जाएगा शाम तक। 7 हो जाए 6 हो जाए, इसके बीच का कार्य पूरा हो जाएगा। 50 टन की पूरी मजार है जिसको यहाँ पर जो रोका गया और उसके बाद अब इनको
ब्लैक के सहारे ढकेल कर अब इस पूरी मजार को जो है 10 फीट जो है आगे की तरफ। नोएडा सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के पीछे स्थित सड़क पर शाम होते ही अंधेरा छा जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। स्ट्रीट लाइटें कई दिनों से खराब पड़ी हैं, लेकिन अब तक नोएडा अथॉरिटी ने इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की है। शाम 7 बजे के बाद इस क्षेत्र से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल का काम है और अंधेरे का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं, जिससे खासकर महिलाओं को यहां से गुजरने में डर लगता है। स्थानीय निवासियों ने कई बार शिकायत की, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बावजूद कोई सुधार यहां पर नहीं हुआ है। खबर का संज्ञान लिए जाने के बावजूद अब तक ना तो स्ट्रीट लाइट बदली गई है और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहां पर की गई है। नागरिकों की मांग है कि नोएडा अथॉरिटी इस मुद्दे पर तुरंत संज्ञान ले और जल्द से जल्द लाइट व्यवस्था बहाल करे, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कार्रवाई नहीं हुई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मूसलाधार बारिश से यूपी में महाआफत आती नजर आ रही है। ललितपुर में बांध से पानी छोड़ा गया है। बारिश से नदियों का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो अब बारिश जो है वो आफत बनकर लोगों पर बरस रही है, क्योंकि ललितपुर में बांध से पानी छोड़ दिया गया है, जिसके चलते बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। और बारिश से नदियां जो हैं उफान पर हैं। नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश का इंतजार किया जा रहा था ताकि भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिले, लेकिन अब यही राहत जो है वो आफत में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप देखेंगे जगह जगह जल भराव भी देखने को मिल रहा है। वहाँ से वापस हो चुके हैं, बहुत रास्ता खराब है। प्रीतिपुरा जाना है मुझे, गमीना से यहाँ हूँ। और फिलहाल के हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।